इसके बाद उनकी इस मौजू पे कोई बात ना हुई। 2-3 दिन के अंदर तनवीर बल्ला चंगा हो गया। इस दौरान पार्वती ने इस्लाम कबूल कर दिया था और तनवीर उसे नमाज सिखाने में मशगूल हो गया। ये काम वो बाकी घर वालों से छुप कर करते थे। पार्वती को टूटी फूटी इबादत करने में जो लज़्ज़त और सुकून महसूस होता था, ऐसा इत्मीनान उसे जिंदगी भर भी नहीं मिला था। कभी कभी वो सोचती काश वो मुसलमान घराने में पैदा हुई होती तो उसकी इतनी उम्र रहेगा न जाती। तनवीर अपने उस्ताद के मशवरे से उसके लिए इस्लाम के मुतालिक उर्दू और इंग्लिश का काफ़ी लिटरेचर ले आया था। पार्वती ने ट्रेनिंग के दौरान भी इस्लाम का काफ़ी मुतालिया किया था, मगर वो नफरत व हकारत की ऐनक पहनकर किया था। अब खुले ज़हन से इस्लाम के बारे पढ़ते हुए उसे महसूस हुआ कि वो कितनी बड़ी गुमराही का शिकार थी। तनवीर के मुकम्मल सेहतयाब होते ही उसने खुफिया एजेंसी के उस अफीसर से मिलने का इरादा कर लिया जिसने उसे पूछ-गुछ की थी। उसे उम्मीद थी कि वो उसे माफ़ करने पर राज़ी हो जाएगा। उसे मिले बगैर भी वो नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती थी, मगर इस तरह वो सारी उम्र एक अनजाने खौफ का शिकार रहती। इस्माइल शाह की ट्रेनिंग खत्म होने में 2 हफ्ते का वक्त रह गया था। पहले उसने ये वक्त वडेरे का घर छोड़ने के लिए मुंतखब किया था ताकि इस्माइल शाह को खुश आमदेद कहने कराची जा सके, लेकिन अब वो उनकी मुखबरी के लिए जा रही। उसका इरादा था कि इस अफीसर को इस्माइल शाह के बेगुनाही के बारे भी ब्रीफ कर देगी ताकि उसे कम से कम सजा मिल सके। तनवीर कल कराची चलेंगे। वो इस वक्त अपनी समझ के मुताबिक पार्वती को नमाज के बुनियादी मसाइल बता रहा था कि पार्वती ने धमाका किया। जाना जरूरी है क्या? हाँ, तुझे कहा था ना, एक छोटा सा मसला है जो हल तलब है, उसे हल करने का वक्त आ गया है। अब तख्त होगा या तख्ता, या तो शहजादी हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी या आगे कुछ ना कहना। उसने घबरा के उसके होंठों पे हाथ रख दिया। मेरे कहने ना कहने से ये हकीकत नहीं बदलेगी। मुझे अपने दुख में शामिल नहीं करोगी। कराची से वापसी पे तुझे सारी सूरत हाल से आगाह करूंगी। जवाबन वो खामोश रहा। पार्वती को उसके चेहरे पे गहरी परेशानी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने तफसील पूछने पे इसरार नहीं किया था। या अल्लाह, बहुत सी खुशियां मेरे तनवीर का मुकद्दर कर दे। इस दिल की गहराइयों से दुआ निकली। अगले दिन वो दोनों सुबह सवेरे अपनी गाड़ी में कोर्ट से निकले। शाम तक वो कराची पहुंच गए थे। रात एक होटल में गुजारकर दूसरी सुबह पार्वती ने तनवीर को साथ लेकर उस इमारत का रुख किया जहां से वो भागी थी। इस मकसद के लिए उसे काफी देर गलियों में फिरना पड़ा, मगर आखिर उसने वो इमारत ढूंढ ली। उस इमारत के सामने गाड़ी रुकवा कर वो नीचे उतरी। उस वक्त भी वो निकाब में थी। अभी वो गेट से चंद कदम दूर ही थी कि चौकीदार अंदर से बरामद हुआ। जी बीबी जी, किससे मिलना है? वो मुस्तफसर हुआ। भाई, मैं इरफान की बहन हूँ। पाशा के मोबाइल से आने वाली आवाजों में उसने इरफान का नाम सुना था और वही नाम चौकीदार के सामने दोहराते हुए बोली, और उसके अफीसर से मिलना चाहती हूँ। लेकिन भाई साहब, इस बात का इल्म इरफान को नहीं होना चाहिए। बहन जी, इरफान। चौकीदार के लहजे में पाई जाने वाली झिझक उस चीज की मजहर थी कि उसका तीर निशाने पे लगा था। हाँ भाई, इरफान। मगर इस टाइम तो उसका अफसर यहाँ मौजूद नहीं है। आप मुझे उसके घर का एड्रेस दे दें, मैं वहीं चली जाती हूँ। मगर आपको इस जगह का एड्रेस कहाँ से मिला? एक दफा इरफान को इधर ड्रॉप किया था, इस वजह से याद है। तो अब इरफान से ही उसके अफीसर के घर का एड्रेस मांग लेती। वो आखिर सीआई का आदमी था, इतनी आसानी से उसके शकूक रफा नहीं हो सकते थे। मगर उसके मद्दे मुकाबिल भी पार्वती थी। जल्दी से बोली, भैया बताया तो है, इरफान की लाइल्मी में आई हूँ। अगर उसे पता चल गया तो वो तूफान खड़ा कर देगा। अच्छा ठहरो, मैं साहब से फोन पे पूछ लूं। वो उसे वहीं खड़ा रहने का इशारा करके अंदर घुस गया। चंद लम्हों बाद बाहर आकर उसने मोबाइल फोन उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, लो साहब, फोन पे मौजूद हैं, बात कर लो। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, मैं इरफान की बहन बात कर रही हूँ। जी बहन। उसे इसी खुबरो नौजवान की आवाज सुनाई दी जिसने उससे पूछ-गुछ की थी। इतना अरसा गुजरने के बाद भी वो आवाज उसकी समातों से महव नहीं हुई थी। भाई, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा, फोन चौकीदार को दो। ये लें, आपसे बात करना चाहते हैं। पार्वती ने फोन चौकीदार की तरफ बढ़ाया। उसने फोन लेकर बात सुनी और पार्वती से बोला,
आहुबैन जी साहब यहीं पे आ रहे हैं, आप उनके दफ्तर में बैठकर इंतजार करें। मेरे शौहर भी साथ हैं। परबत्ती ने गाड़ी में बैठे तनवीर की जानिब इशारा किया। उसे कहो गाड़ी अंदर ले आए। चंद लम्हों बाद वो इमारत के अंदर थे। परबत्ती का दिल आहिस्ता आहिस्ता कांप रहा था। मालूम उसका फैसला दुरुस्त था या गलत, उसे एक गैर आदमी पे इतना एतबार नहीं करना चाहिए था, मगर अच्छे मुस्तकबिल और बेखौफ जिंदगी के लालच में वो ये जुआ खेलने पे आमादा हो गई थी। आप लोग अपने मोबाइल और दूसरा सामान गाड़ी में छोड़ दें, चौकीदार ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, मगर परबत्ती जानती थी कि इस मुअद्दबाना लहजे के पीछे कौन से तूफान पोशीदा हैं। उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना पर्स और सेलफोन गाड़ी में रख दिया। तनवीर ने भी उसकी देखा देखी जेब से तमाम चीजें गाड़ी में मुंतकिल कर दी थीं। चौकीदार उन्हें वॉक थ्रू गेट से गुजारकर एक सादा से दफ्तर में ले आया। ऐसे गेट तनवीर ने एक मर्तबा एयरपोर्ट पे देखे थे, जब जहाज पे सवार होने से पहले उसे उनमें से गुजरना पड़ा था। वो जानता था कि इस गेट से गुजरते वक्त किसी भी किस्म की धात की चीज जेब में होने पे एक तेज घंटी बजती है, मगर इस बात की उसे समझ न आ सकी कि इस इमारत में ये एहतमाम क्या मायने रखता है। उसने दिल में इरादा कर दिया कि ये बात बाद में शहजादी से जरूर पूछेगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।